नमस्कार साथियों। आधुनिक विश्व का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया में आज हम एक बीच की कड़ी के रूप में, यानी 19वीं और 20वीं शताब्दी के बीच में जिस समस्या ने यूरोप को पुनः युद्ध के पृष्ठभूमि में धकेल दिया, वो थी पूर्वी समस्या, ईस्टर्न क्वेश्चन। फिर ये पूर्वी समस्या क्या थी, क्रीमिया का युद्ध क्या था, कैसे इसने बढ़ते हुए प्रथम विश्व युद्ध की ओर रुख कर लिया, बाल्कन प्रदेशों में क्या स्थितियां नई पैदा हुई, इन सब चीज़ों की जानकारी हम लेंगे इस क्वेश्चन में, जिसे हम पूर्वी समस्या से आप क्या समझते हैं, इसके कारण तथा परिणामों की विवेचना कीजिए के रूप में समझ सकते हैं। पूर्वी समस्या यानी कि ईस्टर्न क्वेश्चन। डॉक्टर मिलर ये कहते हैं कि यूरोप में तुर्की का साम्राज्य, टर्की जिसे कहते हैं, इस्तांबुल आपने नाम सुना है, टर्की की कैपिटल है ये। यूरोप में टर्की के साम्राज्य के विघटन के पश्चात जो वहां पर एक स्पेस जनरेट हुआ, एम्प्टीनेस जनरेट हुई, उसको फिलअप करने के लिए या उससे संबंधित जो ये प्रॉब्लम है उसे कहते हैं ईस्टर्न क्वेश्चन या पूर्व की समस्या। पूर्वी समस्या का मतलब यूरोप के पूर्वी भाग में टर्की, इसलिए वो पूर्वी समस्या। 1699 में कार्लोविट्ज की संधि, ध्यान से सुनिएगा, कार्लोविट्ज की संधि की वजह से ऑटोमन एम्पायर को छिन्न भिन्न कर दिया गया और ये प्रोसेस लगातार चलता रहा और लास्ट में बाल्कन और नॉर्थ अफ्रीका से ऑटोमन कैपिटल पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब जो बाल्कन प्रदेश बचे, उन बाल्कन राज्यों के अंदर बहुत सी ईसाई जातियां रहती थी। कैसी? सर्ब, बल्गारियन, ग्रीस रोमानियन, स्लोवाकियन, ये वहां रहती थी। और यूरोपीय इतिहासकार कहते हैं कि जो तुर्की का शासक था वो अत्याचारी था और ईसाइयों को परेशान करता था। तो जैसे जैसे तुर्की की सैन्य शक्ति कम हो रही थी और इन राज्यों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो रही थी, तो ऐसी वजहों से इन बाल्कन प्रदेशों को अपनी स्वतंत्रता पाने का प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। 1789 में जो फ्रांस की राज्य क्रांति हुई, उसने भी सभी यूरोपियन जो कंट्रीज थी उनमें राष्ट्रीय भावना का संचार किया और इसका असर छोटे छोटे राज्यों पर भी पड़ा। अब टर्की के अधीन जो छोटे राज्य अभी भी शामिल थे, कौन कौन से थे? यूनान, सर्बिया, रोमानिया, बल्गारिया, स्लोवाकिया, इन सब ने स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। रूस ने इनको सपोर्ट किया, जिससे इनमें स्वतंत्र होने की भावना और बढ़ती गई और इन राज्यों के स्वतंत्रता संग्राम ने यूरोप को दो भागों में बांट दिया। एक जो इनकी स्वतंत्रता का समर्थन करता था, दूसरा जो तुर्की के पक्ष में, यानी कि जो तुर्की का साम्राज्य बचाने के पक्ष में थे। इसीलिए जो दो दल तैयार हो गए और इनमें जो संघर्ष हुआ उसे कहते हैं पूर्वी समस्या, ईस्टर्न क्वेश्चन।
और इसे और ज्यादा गंभीर बनाया रूस ने अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षा से। एक कोटेशन लिख लीजिए। जॉन मार्ले ये कहते हैं कि परस्पर विरोधी जातियों, धर्मों तथा पृथक स्वार्थों के संघर्ष से उत्पन्न जटिल, असाध्य और परिवर्तनशील समस्या को पूर्वी समस्या के नाम से जाना जाता है। इसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। हैजन ये कहते हैं कि पूर्वी समस्या प्रमुखतः यूरोपीय तुर्की के भाग्य की समस्या थी। अब पूर्वी समस्या की हमने ये देखिए, हमने ये इसके कि क्या अर्थ है, क्या परिभाषाएं हैं। अब पूर्वी समस्या की विशेषताएं हम समझ लेते हैं। टॉपिक छोटा सा ही है लेकिन महत्वपूर्ण है, हो सकता है जल्दी फिनिश हो जाइए। पूर्वी समस्या क्या थी? वास्तव में जो तुर्की का साम्राज्य था, जो पतन के कगार पर था, वही ये पूर्वी समस्या है, यानी तुर्की साम्राज्य के पतन की कहानी। फिर पूर्वी समस्या तुर्की साम्राज्य के अधीन जो ये स्टेट्स हैं, बोस्निया, हर्जेगोविना, सर्बिया, बल्गारिया, अल्बानिया, रोमानिया एक्चुअली, और जो मिस्र के राज्य हैं यानी कि उत्तरी अफ्रीका का, उसके संघर्ष की कहानी है। फिर मैंने ये डिटेल लिख दी। ये पांचों पॉइंट हैं जो पूर्वी समस्या है। अच्छा, कभी कोई क्वेश्चन आ जाए कि यूरोप का बीमार व्यक्ति किसे कहते हैं? टर्की को कहते हैं। अब पूर्वी समस्या के क्या कारण थे? पूर्वी समस्या के कारण में सबसे पहला कारण था कि तुर्की की शक्ति धीरे धीरे कम हो रही थी और इससे सर्बिया स्वतंत्र हो गया। टर्की साम्राज्य से सबसे पहले स्वतंत्र होने वाला राष्ट्र कौन सा था? सर्बिया। 1804 में युगोस्लाव और सर्व जाति के लोगों ने टर्की के विरुद्ध विद्रोह किया और रूस के सहयोग से टर्की की सेना, रूस के सहयोग के कारण सर्बिया को आज़ादी मिली और 1829 में सर्बिया को एक स्वतंत्र राज्य स्वीकार कर लिया गया। फिर यूनान का विद्रोह हुआ सर्बिया के बाद में। 1821 में यूनानियों ने विद्रोह किया। काफी देर तक टर्की के लोग इसे दबाते रहे और कई वर्षों तक युद्ध होता रहा, हजारों लोग मारे गए और 1824 तक, 3 सालों तक यूनानी लोग टर्की का सामना करते रहे। फिर 1824 में टर्की के सुल्तान ने इब्राहिम पाशा नामक व्यक्ति की सहायता ली और उसने चारों ओर लूटमार, कत्लेआम और बर्बादी शुरू कर दी, विद्रोह को दबा दिया। और 1827 में एथेंस यूनानियों के विद्रोहियों के हाथ से निकल गया। लेकिन इसी समय में यूरोपीय शक्तियों ने हस्तक्षेप किया और बड़े देशों ने, ऑस्ट्रिया ने, रूस ने, इंग्लैंड ने, इन सब ने बीच में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। लंदन की संधि हुई जिससे यूनान को टर्की के अंडर में एक राज्य बनने और टर्की को इसके लिए विवश करने का निश्चय किया गया। लास्ट में टर्की के सुल्तान ने हार मान ली और 1829 में एड्रियानोपल की संधि कर ली। एड्रियानोपल की संधि क्या थी? एड्रियानोपल की संधि का मतलब ये हुआ, टर्की को जॉर्जिया और अन्य प्रदेशों पर रूस का अधिकार मानना पड़ा। काला सागर और डैन्यूब नदी के समस्त तटस्थ प्रदेशों पर सभी जहाज़ों को आने जाने की छूट देनी पड़ी और मोल्डेविया और वॉलेशिया, इन प्रदेशों को रूस के अंडर में देना पड़ा और टर्की के अंदर जो रूसी व्यापारी थे उनका जो न्याय क्षेत्र होगा वो रूस के राजदूतों को सौंपना पड़ेगा और रूस की ग्रीस यानी कि यूनान की स्वतंत्रता को स्वीकार करना पड़ा। इसी के अंदर 1829 में टर्की यूनान से पृथक होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। फिर यहाँ पर क्रीमिया का युद्ध हुआ, फिर रोमानिया का युद्ध हुआ। क्रीमिया के युद्ध को हम अगले बार में पढ़ेंगे। रोमानिया का युद्ध हुआ और
हालांकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया इसके पक्ष में नहीं थे कि रोमानिया को स्वतंत्र किया जाए, लेकिन रूस और फ्रांस स्वतंत्र रोमानिया के पक्ष में थे। मोल्डेविया और वॉलेशिया के प्रदेशों ने संयुक्त होकर स्वतंत्र रोमानिया का निर्माण किया। रोमानिया का निर्माण हुआ। फिर बाल्कन प्रदेशों की समस्या और बर्लिन सम्मेलन 1878 में, ये बाल्कन जो प्रदेश हैं, इसकी समस्या को सुलझाने के लिए इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के प्रतिनिधियों ने बर्लिन में एक सम्मेलन किया, जिसमें कुछ बातें निकल कर आईं। एक तो बल्गारिया के 3 भाग किए गए, एक को स्वतंत्र माना गया लेकिन उसे टर्की के अंडर में डाल दिया, दूसरा रोमानिया के अंडर में डाल दिया, तीसरा मैसेडोनिया के अंडर में वापस तुर्की के अंडर में डाल दिया। फिर सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो रोमानिया को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। बोस्निया हर्जेगोविना को टर्की के अंडर में डाल दिया गया। रूस को कुछ प्रदेश मिले, इंग्लैंड को साइप्रस का प्रदेश मिला, फ्रांस को ट्यूनिस का प्रदेश मिला। लेकिन इस तरह की जो बंदरबाट की गई, इससे यूरोप के सभी राष्ट्र असंतुष्ट हो गए और युद्ध होना तय हो गया। इसके अतिरिक्त बाल्कन प्रदेशों में छोटे छोटे राज्य थे जो ईसाई थे, और इन राज्यों पर यूरोपीय शक्तियां अपने अपने प्रभाव स्थापित करना चाहती थी, नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी। इसलिए भी ये समस्या जटिल होती गई। यूरोपीय शक्तियों ने ये जो बाल्कन समस्या है, इसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। जो तुर्की के विरोधी थे वो अभी तक हस्तक्षेप की नीति अपना रहे थे, लेकिन अब यूरोपीय शक्तियों ने हस्तक्षेप की नीति अपनानी शुरू कर दी। तो तुर्की साम्राज्य के प्रभाव को शून्य होने के बाद में जो एक गैप बचा कि अब इस साम्राज्य पर कौन अधिकार करेगा, इन साम्राज्य के अंडर में जो पहले राज्य थे उन पर कौन अधिकार करेगा, तो फिर वो सभी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, प्रभाव को कमजोर करने के लिए कूटनीतिक चालें चलने लगे, जिससे ये समस्या गंभीर होती गई और अंततः प्रथम विश्व युद्ध की तरफ जाने लगी। क्या परिणाम हुए पूर्वी समस्या के? नवीन राष्ट्रों का उदय हुआ। पूर्वी समस्या का अंतर्गत टर्की में अनेक राष्ट्रीयता के लोग अपनी स्वतंत्रता की घोषणा के लिए तैयार बैठे थे, और रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी जैसी शक्तिशाली यूरोपीय शक्तियों के हस्तक्षेप की वजह से इन विद्रोहियों को बल मिला और वे अंततः नए ईसाई राष्ट्रों के रूप में सामने आए। टर्की साम्राज्य का पतन हुआ। वहाँ जो कई ईसाई जातियां रहती थी, उन्होंने अपने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और इन विद्रोहों की वजह से लगातार टर्की साम्राज्य निर्बल होता गया और यूरोपीय शक्तियों ने हस्तक्षेप की नीति को त्याग कर आंदोलनकारियों के पक्ष में हस्तक्षेप की नीति अपनाई, और जब टर्की से इनका संघर्ष हुआ तो टर्की को हार का सामना करना पड़ा। और जैसे जैसे संधियां होती गई वैसे वैसे वो अपने विजित प्रदेशों को छोड़ता गया, कई प्रदेशों को खोना पड़ा। फिर प्रथम बाल्कन युद्ध हुआ 1908 में। टर्की में युवा तुर्कों ने क्रांति की और उस क्रांति के विरुद्ध में जनता ने फिर से आंदोलन किया, और युवा तुर्कों की गैर तुर्क विरोधी नीति ने बाल्कन प्रायद्वीप में निवास करने वाली सभी जातियों में घोर असंतोष पैदा कर दिया, और सभी जो गैर तुर्की जातियां थी, यूनानी, सर्ब, ये अपने मतभेदों को बुलाकर उन्होंने एक बाल्कन लीग की घोषणा की और 1912 में युद्ध की घोषणा कर दी टर्की के विरुद्ध। इस युद्ध में कुस्तुतनिया, एड्रियानोपल, जेनिन के अतिरिक्त सारा यूरोपीय साम्राज्य टर्की के हाथ से निकल गया, और 1913 में एड्रियानोपल और जेनिना पर भी बाकी लोगों का अधिकार हो गया। 30 मई 1913 को टर्की और बाल्कन राज्यों के बीच लंदन की संधि होती है, जिसमें तुर्की साम्राज्य को विभाजित कर दिया जाता है। ये पहला युद्ध हुआ। फिर दूसरा, फिर बाल्कन युद्ध हुआ कि प्रथम बाल्कन युद्ध के बाद में विजित देशों में विजित प्रदेशों की संपत्ति को विभाजन में लेकर एक बड़ा मतभेद स्टार्ट हुआ। बल्गेरिया की हठवादिता और अदूरदर्शितावादी नीतियों की वजह से प्रथम बाल्कन युद्ध के मित्र देशों में वापस से मतभेद बढ़ने लगे, इतने बढ़ गए कि युद्ध का रूप धारण कर लिया। बल्गेरिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया, और बल्गेरिया को सर्बिया, यूनान, रोमानिया, तुर्की की संयुक्त सेनाओं का अकेले ही
संघर्ष करना पड़ा, बल्गेरिया ने आत्मसमर्पण कर दिया और बुखारेस्ट की संधि होती है। यहाँ पर बुखारेस्ट की संधि हुई और इन सब की वजह से बाल्कन युद्ध एक तरह से ज्वालामुखी सिद्ध हुआ और ये इतने ज़्यादा एक दूसरे से महत्वाकांक्षाएं टकराने लगी, परस्पर झगड़े होने लगे, ईर्ष्याएं होने लगी कि अंत में प्रथम महायुद्ध का विस्फोट हो ही गया। इतिहासकार हेजन कहते हैं कि 1912-13 में बाल्कन युद्ध 1914 के महायुद्ध का प्रस्तावना था, भूमिका थी। ये इस प्रकार से हमने पूर्वी समस्या को समझने का प्रयास किया। पूर्वी समस्या की क्या विशेषताएं थी, क्या कारण थे, किस प्रकार से बातचीत हुई, क्या परिणाम हुए। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, वो है क्रीमिया युद्ध। क्रीमिया युद्ध, क्रीमिया युद्ध के क्या कारण थे और क्या परिणाम हुए। टर्की के रेफरेंस में ये चल रहा है कि जैसे जैसे टर्की की स्थिति कमजोर होती जा रही थी, वैसे वैसे रूस जो है वो टर्की साम्राज्य का दुर्बलता का लाभ उठाना चाह रहा था। इस वजह से रूस और टर्की के बीच में युद्ध शुरू हो गया। इसी युद्ध को क्रीमिया का युद्ध कहा जाता है। इसी युद्ध को क्रीमिया का युद्ध कहा जाता है। क्या कारण थे क्रीमिया के युद्ध के? रूस की महत्वाकांक्षा थी कि रूस इटली के इसके टर्की के साम्राज्य पर अधिकार करना चाहता था और 1850 में फ्रांस के जो राष्ट्रपति लुई नेपोलियन थर्ड, सम्राट ही गए एक तरह से, टर्की के सुल्तान से कहा था कि फ्रांस को फिलिस्तीन में जो जेरूसलम के रोमन सन्यासी हैं उनके संरक्षक के रूप में मान लिया जाए। लेकिन रूस ने इसका विरोध किया, टर्की ने इस बात को माना नहीं, तो रूस टर्की से नाराज हो गया और टर्की ने इस बात को मान लिया। रूस मना कर रहा था, लेकिन टर्की ने इसको मान लिया तो रूस नाराज हो गया। यह भी कारण था दोनों में झगड़े का। फिर इंग्लैंड और फ्रांस के दृष्टिकोण टर्की के विरुद्ध अलग अलग थे। दोनों अपने स्वार्थों को पूरा करना चाहते थे। तुर्की में उग्र राष्ट्रीयता की भावना भी जागृत हो गई थी। इसी वजह से वो रूस से भिड़ना चाहते थे। रूस द्वारा 1853 में जो टर्की के दो प्रांत थे, मोल्डेविया और वॉलेशिया, इन पर अधिकार कर लिया गया और इस वजह से भी टर्की इसका विरोध कर रहा था। फिर जुलाई 1853 में इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, प्रशा, ये सब जो देश थे वो रूस और टर्की के विवाद को हल करने के लिए वियना में मिलते हैं और वहाँ एक नोट तैयार करते हैं जिसे कहा जाता है वियना नोट। इसमें कहा गया कि पवित्र स्थानों का संरक्षण आवश्यक है। यह संरक्षण किसके द्वारा होगा स्पष्ट नहीं था। रूस के सम्राट ने समझा कि यह संरक्षण रूस के द्वारा होगा, तुर्की के सुल्तान ने सोचा कि यह संरक्षण तुर्की के द्वारा होगा। रूस ने इसको स्वीकार कर लिया, लेकिन टर्की ने इसे स्वीकार नहीं किया। फिर पेरिस की संधि होती है। पेरिस की संधि में ये सारी शर्तें लगाई गई और इन शर्तों को माना गया। इसके बाद युद्ध हुआ और क्रीमिया युद्ध 28 मार्च 1854 को इंग्लैंड और फ्रांस ने रूस के विरुद्ध घोषणा कर दी। 23 अक्टूबर 1853 को टर्की ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यानी पहले युद्ध की घोषणा की टर्की ने रूस के विरुद्ध 23 अक्टूबर 1853 को। फिर इंग्लैंड और फ्रांस भी रूस के विरुद्ध आ जाते हैं। अब क्रीमिया युद्ध का क्या परिणाम होता है? क्रीमिया युद्ध के ये परिणाम हैं। हमेशा युद्धों में जन जन की अपार हानि होती है और टर्की साम्राज्य पर यह प्रभाव पड़ा कि इंग्लैंड और फ्रांस के सपोर्ट में आ जाने की वजह से टर्की साम्राज्य का बिखरना धीमे हो गया, हाथों हाथ नहीं हुआ। रूस की शक्ति को आघात पहुंचा, फ्रांस की प्रतिष्ठा बढ़ गई, इंग्लैंड को नुकसान हुआ, लेकिन उसके लिए रूस इंपॉर्टेंट था, तो रूस के नुकसान में उसको फायदा था। इटली को यह फायदा हुआ कि इटली के एकीकरण में इस चीज को बेनिफिट मिला। काबुल में सार्डिनिया के प्रधानमंत्री को
सपोर्ट भेजा था। इंग्लैंड और फ्रांस ने भी इटली के एकीकरण में सपोर्ट किया। ऑस्ट्रिया पर प्रभाव ये पड़ा कि रूस के साथ कोई युद्ध नहीं था, युद्ध सहायता नहीं थी, इसलिए ऑस्ट्रिया और रूस में शत्रुता बढ़ गई। जर्मनी पर यह प्रभाव हुआ कि ऑस्ट्रिया और प्रशा का जब युद्ध हुआ तो रूस ने तटस्थता की नीति अपने, जिससे प्रशा की विजय हुई, यानी कि जर्मनी का एकीकरण स्टार्ट हो पाया। वियना व्यवस्था की समाप्ति हो गई, क्योंकि इतने सालों से, पिछले 40 सालों से जो शांति थी यूरोप में, अब वो भंग हो गई और सभी देश अब युद्ध की तैयारियां करनी शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि क्रीमिया का युद्ध 19वीं शताब्दी का सबसे व्यर्थ युद्ध था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इसका पर्याप्त प्रभाव पड़ा और इटली और जर्मनी के एकीकरण में बहुत सहायता दी इसने। फ्रांस की अंतर्राष्ट्रीय प्रगति बढ़ गई, बाल्कन प्रदेशों में रूस की प्रगति रुक गई। इतिहासकार कैटलबी कहते हैं कि क्रीमिया के युद्ध ने रूस की शक्ति को रोक दिया, टर्की को बड़ी शक्तियों के संरक्षण में विघटन से बचा दिया, इंग्लैंड पर राष्ट्रीय ऋण बढ़ गया और ऑस्ट्रिया को नया शत्रु मिल गया, रूस। इसलिए क्रीमिया के फीचर से नई इटली का निर्माण हुआ और नए जर्मनी का भी उदय हुआ। यहाँ हमने देखा टॉपिक थोड़ा सा छोटा था, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पर इसको ज़्यादा खींचने का कोई औचित्य नहीं था। मैंने आपको इसको सार में समझाने का प्रयास किया है। आप इसके नोट्स बनाएं और लर्न करें।